ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वी। आज हम IRC 37/2012 के बारे में देखेंगे, जो कि डिज़ाइन कोड है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। ठीक है, इसमें कुछ प्रोविज़न्स हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिलेटेड कि जो डिज़ाइन ट्रैफिक है वो क्या होना चाहिए, तो डिज़ाइन ट्रैफिक को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके प्रोविज़न्स हैं और मेन क्या क्या चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है डिज़ाइन ट्रैफिक को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में इस कोड में बताया गया है और इससे काफ़ी कुछ प्रीवियस ईयर्स में SSC वगैरह में काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। और आगे भी जो अपने UPSC AE का एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, BPSC AE का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब में इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, जिस तरह IS 456 2000 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं RCC में, उसी तरह हाईवे में IRC 37/2012 से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो प्रोविजंस हैं वो डायरेक्ट आप याद करने वाले हैं, तो उनको आप डायरेक्ट टेबल्स वगैरह हैं तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन डाटा एज पर IRC 37/2012। ओके, जो अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक है ना, या फिर आप उसे बिटुमिनस पेमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो टॉप सरफेस रहती है वो बिटुमिनस रहती है। ठीक है, और नीचे सब बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है पहले, फिर सब बेस कोर्स होता है, सब ग्रेड होता है। ठीक है, 3-4 लेयर्स से मिलकर फ्लेक्सिबल पेमेंट बनता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में IRC कहता है कि हम दो तरह के फेल्योर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो कहता है पहले तो हम फटीग क्रैकिंग को भी कंसीडर करते हैं, दूसरा हम रटिंग को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और IRC कहता है कि इनकी हम कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, और कुछ क्राइटेरिया देते हैं कि इससे पहले अगर ये अचीव कर गई, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर पहले अचीव कर गई तो डिज़ाइन फेल हो जाएगी, हम फेल्योर मान लेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट का। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि फटीग क्रैकिंग होती क्या है। ठीक है, तो फटीग क्रैकिंग जो होती है वो एक तरह से क्रोकोडाइल क्रैकिंग की तरह होती है। ठीक है, आपने क्रोकोडाइल क्रैकिंग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, क्रोकोडाइल क्रैकिंग कुछ इस तरह दिखती है, जैसे क्रोकोडाइल की जो सरफेस होती है ऊपर की, वो कुछ क्रैक्स के फॉर्म की ही होती है। तो ये जो आपको क्रैक्स दिखते हैं, ये जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो इस तरीके के क्रैक्स होती हैं क्रोकोडाइल के सरफेस पे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इसे क्रोकोडाइल क्रैकिंग भी कहा जा सकता है और फटीग क्रैकिंग भी कह सकते हैं। अब मेनली ये होती क्यों है फटीग क्रैकिंग? फटीग क्रैकिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन के कारण होती है। ठीक है ना, क्या के कारण होती है? हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन के कारण एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर। जो बिटुमिनस लेयर होती है उसके बॉटम में अगर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एक्सीड कर जाएगा तो उसके कारण क्या होते हैं कि फटीग क्रैकिंग हो जाती है। सरफेस पे आपको ऐसे कुछ क्रैक्स दिखने चालू हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके। तो IRC कुछ रिकमेंड करता है कि फेल्योर कंडीशन कब आएगी, क्रैकिंग आखिर कितनी होनी चाहिए कि हम कह सकें कि ये पेमेंट फेल हो चुका है। ठीक है, या किस वैल्यू से कम होनी चाहिए तो अपन ये कहेंगे कि यार फेल्योर नहीं हुआ है। तो फटीग क्रैकिंग अगर 20% एरिया, लेस देन 20% एरिया अगर कवर्ड है क्रैक्स से, तो हम कहेंगे कि फेल्योर नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कंडीशन साथ में ये भी है कि जो ट्रैफिक है वो 30 MSA तक होना चाहिए। ये पहला रिकमेंडेशन है। MSA मतलब मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। ओके, स्टैंडर्ड एक्सल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड रिकमेंडेशन क्या है IRC की कि अगर लेस देन 10% एरिया कवर्ड है क्रैक से, ठीक है, और साथ ही जो अपना ट्रैफिक है वो 30 MSA से ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि अभी फेल्योर नहीं हुआ है ना। बट अगर 10% एरिया कवर्ड हो चुका है और जो अपना ट्रैफिक है वो भी बियॉन्ड 30 MSA है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, फटीग क्रैकिंग के कारण फेल्योर हो चुका है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। ओके, सो दिस इज द बेस। ओके, नाउ एक तो अपनी फटीग क्रैकिंग हो गई। सेकंड IRC कहता है कि हम रटिंग को भी मानते हैं कि फेल्योर, रटिंग अगर हो रही है तो रटिंग को भी हम फेल्योर मानते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट का। अब रटिंग होती क्या है? रटिंग देखिए कुछ इस तरह से होती है। ठीक है ना, रटिंग की अगर डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, रटिंग इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉज्ड मेनली ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन इन सबग्रेड।
ठीक है। क्या होता है कि जो अपना सबग्रेड होता है उसमें परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है, या फिर डिफ्लेक्शन आ जाता है, या फिर डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका इफेक्ट आपको ऊपर की सरफेस पे दिखने लगता है। तो अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन सबग्रेड में हो रहा है तो जो ऊपर की लेयर है वो भी डिफॉर्म कर जाएगी नीचे की तरफ। तो आप देखिए जो ऊपर की लेयर है उसमें क्रैक्स आ चुके हैं, वो थोड़ा सा सेटल कर चुकी है, ठीक है। और ये अलोंग ए लेंथ इस तरह से होती है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये चलती 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 यहाँ तक जो है ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट थोड़ा ठीक है, तो अलोंग ए लेंथ होती है, ठीक है। अब होती किस कारण से है, इट इज़ ड्यू टू दी वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट दी सबग्रेड टॉप, ठीक है। मतलब कि सबग्रेड टॉप पे जब वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है, अपनी रटिंग चालू हो जाती है। उसके कारण सबग्रेड का जो है पहले सेटलमेंट होता है, और सबग्रेड के सेटलमेंट के कारण क्या होता है, ऊपर का जो टॉप सरफेस है उसका भी सेटलमेंट हो जाता है और क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, आईआरसी कहता है, आईआरसी रिकमेंड करता है कि जो रटिंग है वो 20 mm से कम होनी चाहिए। याद रखिएगा, रटिंग है 20 mm से कम होनी चाहिए अगर हम फेलियर को कंसीडर नहीं करना है हमें तो, ठीक है। अगर 20 mm से ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि फेलियर हो चुका है, ठीक है ना। तो रटिंग शुड बी लेस देन 20 mm इन 20% ऑफ लेंथ अप टू 30 mm से, ठीक है। 20 mm की रटिंग तो होनी चाहिए, बट इन 20% ऑफ लेंथ, 20% ऑफ लेंथ में साथ ही जो ट्रैफिक है वो 30 mm से होना चाहिए, ठीक है। एक रिकमेंडेशन और क्या करता है कि अभी तो 30 mm से कम था ट्रैफिक, कहता है कि जो रटिंग है वो 20 mm से कम होनी चाहिए, साथ ही 10% की लेंथ कवर करना चाहिए, और जो ट्रैफिक है वो 30 MSA से ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि फेल्योर हो चुका है, ठीक है। अगर 20 mm से ज़्यादा हो गई है रटिंग और 10% लेंथ उसने कवर कर ली है, साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो 30 MSA से बियॉन्ड हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसका फेलियर हो चुका है रटिंग के कारण। अब देखिए आईआरसी रटिंग को भी बोलता है कि फेलियर, ठीक है, रटिंग के कारण भी फेलियर हो सकता है, और क्या होता है कि अपना क्रैकिंग के कारण भी फेलियर हो सकता है, फटीग क्रैकिंग के कारण। अब एक रिकमेंडेशन ये है, ठीक है, एक रिकमेंडेशन मैंने नीचे बताई, तो जो भी रिकमेंडेशन मतलब जो भी क्राइटेरिया पहले अचीव कर लेती है पेमेंट, और तो उसके कारण फेलियर मान लिया जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का, ठीक है। ओके, एक नोट है कि the vertical compressive strain on the top of the subgrade is considered in these guidelines to be critical mechanistic parameter for controlling subgrade रटिंग। हमने बताया था कि रटिंग जो होती है वो काय के कारण होती है, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन के कारण हो रही है रटिंग, तो वही जो है क्रिटिकल मैकेनिस्टिक पैरामीटर हो जाता है कटिंग को कंट्रोल करने का, क्या हो जाता है, क्रिटिकल मैकेनिस्टिक पैरामीटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रटिंग हो रही है वो काय के कारण हो रही है, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन के कारण हो रही है, और वही कंट्रोल कर रहा है रटिंग को। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन होता है एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर इज टेकन एज कॉजेटिव मैकेनिस्टिक पैरामीटर विच हैज़ टू बी लिमिटेड टू कंट्रोल बॉटम अप क्रैकिंग इन बिटुमिनस लेयर। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है काय को, क्रैकिंग को कंट्रोल कर रहा है, फटीग क्रैकिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक मैकेनिस्टिक पैरामीटर हो जाता है, ठीक है, तो जो कंट्रोल कर रहा है क्रैकिंग को। तो आपको याद रखना है कि ये क्रैकिंग एक्चुअली हो किसके कारण रही है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन के कारण, ठीक है। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा। तो अभी तक आपने क्या देख लिया कि जो फेल्योर कंसीडर कर रहा है अपना IRC 37 कि फेल्योर जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का है वो किस किस के कारण होगा। तो अभी तक आपने पढ़ा कि यार वो एक तो एक रटिंग के कारण भी हो सकता है, दूसरा आपने पढ़ा कि फटीग क्रैकिंग के कारण भी हो सकता है, ठीक है, जो पहले अचीव हो जाएगा उसके कारण फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। अब IRC कहता है कि थिकनेस जो होनी चाहिए पेमेंट की वो आखिर कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो थिकनेस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो IRC कहता है उसके लिए आपको डिज़ाइन ट्रैफिक वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन ट्रैफिक वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए अगर आपको थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट पता करना है,
ठीक है। तो डिज़ाइन ट्रैफिक वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करना है, IRC 37 2012 हमें स्टेप्स बताता है कि आप क्या क्या पहले कैलकुलेट करिए जिससे आपको डिज़ाइन ट्रैफिक मिलेगा। IRC कहता है कि आपको पहले इनिशियल ट्रैफिक आफ्टर कंस्ट्रक्शन इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे पता होना चाहिए। जैसे ही आपने क्या किया, फ्लेक्सिबल पेमेंट को आपने बनाया, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन जैसे मान लो आज ख़त्म हो गया, तो आपको आज ये पता होना चाहिए प्रेजेंट डे में कि जो कॉमर्शियल व्हीकल ट्रैवल कर रहे हैं इस पेमेंट पे वो आखिर कितने हैं पर डे में, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे में कितने हैं। कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उनका जो वेट होता है, कॉमर्शियल व्हीकल को भी IRC डिफाइन करता है, कहता है कि कॉमर्शियल व्हीकल का जो वेट होता है वो 3 टन से ज़्यादा होना चाहिए, उन्हीं को हम कॉमर्शियल व्हीकल कहेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आपको क्या होना चाहिए, इनिशियल ट्रैफिक पता होना चाहिए पेमेंट पे, ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया, ओके। साथ में आपको ट्रैफिक ग्रोथ रेट पता होना चाहिए, मतलब ट्रैफिक ग्रोथ रेट पता होना चाहिए या फिर IRC खुद ही बताता है आपको कि जो ट्रैफिक ग्रोथ रेट है वो कितना होगा, ठीक है। तो वो हम आगे रिकमेंडेशन देखेंगे कि ट्रैफिक ग्रोथ रेट कितना बताया है IRC ने, ठीक है। साथ ही डिज़ाइन लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स भी हेल्प करता है, मतलब कि ये चीज़ें आपको पता होंगी सारी तो आप डिज़ाइन ट्रैफिक निकाल सकते हो। तो डिज़ाइन लाइफ भी पता होनी चाहिए, साथ में आपको स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सल लोड पता होना चाहिए, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सल लोड पता होना चाहिए, साथ में आपको व्हीकल डैमेज फैक्टर पता होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्शियल ट्रैफिक ओवर द कैरिएज वे। हम सारी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या VDF होता है, क्या LDF होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉमर्शियल व्हीकल पर डे से। जो पहला आपको कैलकुलेशन करनी है CVPD, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, ओके। इसमें जो IRC कहता है कि जो आप A जिसे रिप्रेजेंट किया गया है, A जो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है वो इनिशियल ट्रैफिक इन ए ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, मतलब कि जिस ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है उस ईयर में जो कॉमर्शियल व्हीकल पर डे है वो कितना है, वो A से रिप्रेजेंट होता है। वो IRC कहता है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो P1 + R की पावर X, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो P होता है वो नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल एज पर लास्ट काउंट, ठीक है ना। आपने लास्ट बार जब काउंट किया था तो नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल तब कितने थे, मान लो कि आपने आज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, अब आपका जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, उस ईयर में आपको पता करना है CVPD। तो जब आपने आज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो आज मान लो आपका P था, CVPD मतलब कॉमर्शियल व्हीकल पर डे आज आपका P है। तो 3 साल बाद मान लो आप यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 साल कि कितना आपको समय लगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो X की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3 साल, P मतलब आज का दिन, आज आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो उस दिन कितना कॉमर्शियल व्हीकल पर डे है, और R किस ग्रोथ से जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है, ठीक है, उस वाले पेमेंट पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको A की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ दी फॉर्मूला गिवन बाय IRC। सो CVPD आपने निकाल लिया है प्रेजेंट डे में, मतलब कि जिस टाइम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है जिस ईयर में, ठीक है, उस ईयर का आपने निकाल लिया है। तो A आपके पास मिल चुका है। यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो क्या लेनी है आपको, तो IRC कहता है कि ग्रोथ रेट आपको 5% कंसीडर करके चलना है, ठीक है, कि हर ईयर 5% रेट से जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे 5% से बढ़ रहे हैं हर ईयर, ठीक है। तो ये जो 5% का रिकमेंडेशन IRC 37 देता है वो रेफरेंस लेता है किसका, IRC SP 84 2009 का रेफरेंस लेके कहता है कि आपको 5% का जो है ग्रोथ रेट कंसीडर करना है, ओके, ठीक है। साथ ही आपको डिज़ाइन लाइफ भी पता होनी चाहिए, जो अपना तीसरा पॉइंट था कि डिज़ाइन लाइफ कितनी होनी चाहिए। तो जो डिज़ाइन लाइफ होती है IRC के अकॉर्डिंग, ठीक है, IRC के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन लाइफ होती है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज़ की वो 15 ईयर्स होती है, ठीक है। एक्सप्रेसवेज एंड अर्बन रोड्स की जो होती है वो 20 ईयर्स होती है, ठीक है, और अदर कैटेगरी के रोड्स की जो होती है 10 और 15 ईयर्स होती है, ठीक है। तो आपको अब 3 चीज़ें पता चल चुकी हैं, एक तो CVPD पता चल चुका है, ट्रैफिक ग्रोथ भी पता चल चुकी है आपको जो यूज़ होगी CVPD को निकालने के लिए, साथ में आपको डिज़ाइन लाइफ भी पता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है,
नेक्स्ट आपको स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सल लोड चाहिए है, अभी वीडीएफ चाहिए है और एलडीएफ चाहिए है, मतलब लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए है, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्शियल ट्रैफिक ओवर द कैरियज वे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन वीडीएफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो नेक्स्ट पैरामीटर है डिज़ाइन ट्रैफिक को कैलकुलेट करने के लिए वो है व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड है वो क्या होता है। तो देखिए, जो एक्सल्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो एक सिंगल एक्सल हो जाएगा और सिंगल व्हील रहते हैं दोनों साइड। ठीक है, सिंगल एक्सल डुअल व्हील, 2 व्हील रहते हैं दोनों साइड, टेंडम होता है और ट्राइडम होता है। तो कैसे दिखते हैं ये हम देख लेते हैं। ओके, तो जो सिंगल एक्सल होता है, ठीक है, विथ सिंगल व्हील, मतलब सिंगल एक्सल और दोनों साइड एक एक व्हील होते हैं। सिंगल एक्सल विथ डुअल व्हील में एक सिंगल एक्सल साथ में 2 व्हील रहते हैं दोनों साइड, यहाँ पे भी 2 व्हील है, यहाँ पे भी 2 व्हील है। टेंडम में क्या होता है कि 2 एक्सल रहते हैं, डुअल एक्सल होता है, ठीक है ना, और 2 व्हील रहते हैं दोनों साइड, यहाँ पे भी 2 व्हील हो गया, 2 व्हील यहाँ हो गया, और इस एक्सल के लिए भी 2 व्हील इधर है और 2 व्हील इधर है। ट्राइडम में क्या होता है कि 3 एक्सल रहते हैं, 3 एक्सल रहेंगे, ठीक है, और हर एक एक्सल के दोनों तरफ 2 व्हील रहते हैं। तो इन पे जो लोड आता है, स्टैंडर्ड लोड आता है, जैसे टेंडम की पूरी असेंबली पे कितना लोड आ रहा है, ठीक है, और इस पे क्या लोड आ रहा है, तो आईआरसी स्टैंडर्ड लोड, स्टैंडर्ड एक्सल लोड को डिफाइन करता है। ठीक है, इन सब पे क्या क्या आ रहा है, तो जैसे कि सिंगल एक्सल सिंगल व्हील, इस वाले केस की अगर बात करेंगे तो इस पे जो टोटल लोड आईआरसी कहता है वो स्टैंडर्ड एक्सल लोड वो 65 किलोमीटर होता है। ठीक है, 65 किलोमीटर। उसी प्रकार सिंगल एक्सल डुअल व्हील में 80 किलोमीटर होता है। टेंडम जो कि अभी अपन ने देखा, ये टेंडम में कितना होता है 148 किलोमीटर होता है, और ट्राइडम में कितना होता है, ट्राइडम में होता है 224 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं, स्टैंडर्ड एक्सल लोड किस केस में क्या होता है। ठीक है, नाउ अब वीडीएफ जो होता है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हीकल डैमेज फैक्टर को। व्हीकल डैमेज फैक्टर इज नथिंग बट इट इज़ द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कॉमर्शियल व्हीकल। मान लो आपने 250 कॉमर्शियल व्हीकल्स को आपने क्या किया, सर्वे किया, 250 ट्रक का आपने सर्वे किया, तो उसमें जो स्टैंडर्ड एक्सल हैं, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल थे, तो स्टैंडर्ड एक्सल तो बहुत सारे हैं। ट्राइडम के लिए अलग स्टैंडर्ड एक्सल है, मतलब ये स्टैंडर्ड एक्सल का लोड कितना है 148 किलोमीटर है। टेंडम के लिए कितना है 148, ट्राइडम के लिए 224, सिंगल एक्सल डुअल के लिए 80 किलोमीटर और सिंगल एक्सल सिंगल व्हील के लिए 65 किलोमीटर। तो जो वीडीएफ है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पता होना चाहिए, जितने भी आपने कॉमर्शियल व्हीकल को सर्वे किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये देखिए, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल को आपको निकालने के लिए इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर पता होना चाहिए, साथ में नंबर ऑफ एक्सल पता होने चाहिए उस लोड के। ठीक है, उस लोड के नंबर ऑफ एक्सल पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर जो आप निकालते हो, जैसे आप अगर मान लो सिंगल एक्सल सिंगल व्हील कंसीडर करके चल रहे हो, ठीक है, तो मान लो उस पर जो लोड आ रहा है वो हमेशा स्टैंडर्ड तो आएगा नहीं, 65 किलोमीटर तो हमेशा लोड आएगा नहीं सिंगल एक्सल सिंगल व्हील पे। मान लो उस पर लोड आ गया 80 किलोमीटर का, तो आपको क्या करना है कि 80 किलोमीटर यहाँ पर रखना है, ठीक है, अपॉन 65 करोगे तो आपको EALF मिल जाएगा। उस EALF को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एक्सल से। मान लो नंबर ऑफ एक्सल 80 किलोन्यूटन लोड के मान लो आपको 20 मिले, ठीक है, तो 20 इंटू EALF करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल मिल जाएंगे, और उस नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल को आप यहाँ पे रखोगे और अपॉन में नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल कर दोगे तो आपको VDF की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा डायरेक्टली कि क्या हो रहा है, किस में क्या रख रहे हैं अपन लोग, तो अपन क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि VDF आके निकालते कैसे हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि EALF निकालने के लिए अगर सिंगल एक्सल सिंगल व्हील है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्सल लोड इन किलोन्यूटन बाई 65 की पावर 4, सिंगल एक्सल विद डुअल व्हील ऑन अदर साइड, अगर सिंगल एक्सल और डुअल व्हील हैं दोनों साइड, मतलब सेकंड केस, इस केस में आपको EALF निकालने के लिए एक्सल लोड इन किलोन्यूटन अपॉन 80 की पावर 4 करना है। टेंडम एक्सल के केस में आपको एक्सल लोड इन किलोन्यूटन अपॉन 148 की पावर 4 करना है। यहाँ पे ट्राइडम के केस में एक्सल लोड इन किलोन्यूटन अपॉन 224 होल की पावर 4 करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको EALF निकाल लेना है। ठीक है, अब EALF
कैसे निकालना है और VDF कैसे निकलेगा, ये सब अपन देखते हैं न्यूमेरिकल के बेस पे, ठीक है। देखिए मान लो आपने नंबर ऑफ ट्रक्स, सब आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो आपने 250 नंबर ऑफ ट्रक्स को आपने सर्वे किया है, ठीक है। अब आपने 250 ट्रक्स को रोका है, उनका सर्वे किया है, तो आपने क्या पाया है, ठीक है ना, आपको क्या मिला है डाटा, वो ये डाटा क्वेश्चन में दिखा रहा है। आपको मिला है सिंगल एक्सल और सिंगल व्हील के आपको 10 एक्सल मिले 250 ट्रक में, ठीक है। और उन पर जो लोड था वो 50 किलो न्यूटन का था, ठीक है ना। फिर आपने क्या देखा कि सिंगल एक्सल और डुअल व्हील के आपको कितने एक्सल मिले 250 ट्रक्स में, 30 एक्सल मिले। और उस पर जो लोड था एक एक्सल पे कितना लोड था, 85 किलो न्यूटन का लोड था, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक्सल पे कितना लोड था, 50 किलो न्यूटन का लोड था। फिर आपने देखा कि टेंडम एक्सल जो है वो आपको कितने मिले, 50 एक्सल मिले, और ठीक है। और उन पर एक पर लोड कितना था टेंडम एक्सल पे, 160 किलो न्यूटन। मतलब टेंडम एक्सल की जो टोटल असेंबली है, जैसे ये टेंडम एक्सल की टोटल जो असेंबली है, इस पर आपको लोड कितना मिल रहा है वो गिवन है, ठीक है ना, पूरी टेंडम एक्सल की। ऐसे ही ट्राइडम एक्सल की जो असेंबली है, ठीक है, उस पर कितना लोड गिवन है, उस पर कितना लोड आ रहा है वो गिवन है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टेंडम एक्सल और नंबर ऑफ ट्राइडम एक्सल वो गिवन है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंडम एक्सल 50 एक्सल गिवन है, और पर टेंडम एक्सल पे लोड कितना आ रहा है, 160 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ट्राइडम एक्सल जो है वो टोटल कितने गिवन है, 40 एक्सल गिवन है। और जो 1 ट्राइडम एक्सल पे लोड आ रहा है वो 250 किलो न्यूटन का आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता क्या क्या है कि देखो नंबर ऑफ एक्सल्स पता है आपको और लोड पता है एक एक्सल पे, ठीक है। तो देखिए आपको इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर कैसे निकालना है। देखिए सिंगल एक्सल सिंगल व्हील के केस में आपको 10 एक्सल हैं, सिंगल एक्सल सिंगल व्हील के 10 एक्सल हैं, और एक पर 50 किलोमीटर का लोड है। तो ELF निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है कि लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड करना है। तो लोड कितना आ रहा है एक एक्सल पे, 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। और स्टैंडर्ड पे कितना है, 65। 65 स्टैंडर्ड लोड होता है सिंगल एक्सल सिंगल व्हील पे, ये अभी अपन ने यहाँ पढ़ लिया है, ठीक है, 65 किलो न्यूटन। और इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता चलता है, ELF कैसे निकालना है, एक्सल लोड इन किलो न्यूटन अपॉन 65 की पावर 4, अगर सिंगल एक्सल विद सिंगल व्हील है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ELF मिल गया, ठीक है, कितना मिला, 0.35। अब नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता है जो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल निकालने के लिए आपको क्या करना है, ELF को नंबर ऑफ एक्सल से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो जो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल आपको पता चले 0.35 क्या हो गया यहाँ पर, 0.35, तो ELF की वैल्यू जो आपने निकाली है, और ये 10 क्या हो गया, 10 नंबर ऑफ एक्सल जो है, ठीक है ना, सिंगल एक्सल सिंगल व्हील के। तो आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल मिल गए, ठीक है, 3.5। इसी प्रकार आपको 30 एक्सल गिवन थे, ठीक है, 30 एक्सल गिवन थे काहे के, सिंगल एक्सल डुअल व्हील के। तो उस पर लोड कितना आ रहा था सिंगल एक्सल पे, 85 किलो न्यूटन का। ELF निकालने के लिए क्या करोगे, लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड, तो 85 अपॉन 80 की पावर 4 करोगे तो 1.27 का आपको क्या मिलेगा, ELF, ठीक है, इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। अब इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ एक्सल से करोगे, 30 गिवन है, 30 गिवन है, तो उससे क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल आ जाएंगे जो कि 38.1 आएंगे। इसी प्रकार टेंडम एक्सल के जो नंबर ऑफ एक्सल गिवन है वो 50 गिवन है, ठीक है। एक टेंडम एक्सल पर लोड कितना आ रहा है, 160 किलो न्यूटन का। ELF आप निकाल लोगे 160 अपॉन 148, 148 जो है स्टैंडर्ड लोड है टेंडम एक्सल का। इधर से आपको क्या मिल जाएगा, ELF मिल जाएगा। ELF को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे एक्सल से, आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल मिल जाएंगे। साथ आप क्या करोगे, अब लास्ट बचा है ट्राइडम के कितने हैं, 40 एक्सल हैं, 250 का लोड आ रहा है, 250 अपॉन 224 करोगे क्योंकि 224 स्टैंडर्ड लोड है एक ट्राइडम एक्सल पे, की पावर 4 करोगे तो आपके 1.55 का ELF मिल जाएगा। ELF का मल्टीप्लाई आप नंबर ऑफ एक्सल में करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल मिल जाएगा। अब क्या करना है कि आपने 250 जो ट्रक सर्वे करे थे उसमें नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल कैसे पता चलेंगे, इन सबको प्लस कर दो, 3.5, 38.1, 68 और 62 को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 171.6, ठीक
ठीक है। अब हमने VDF को कैसे डिफाइन किया था? VDF हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर यूनिट कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है, कि एक कॉमर्शियल व्हीकल में कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल हैं, उसी को आप व्हीकल डैमेज फैक्टर कहते हो। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर के लिए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल आपको पता चल गया 171.6 है, नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल आपको पता चल गया कितने हैं 250 हैं, तो 171.6 अपॉन 250 करोगे तो 0.686 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, व्हीकल डैमेज फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर आपने निकाल लिया है, ठीक है ना। अब ये व्हीकल डैमेज फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? ये व्हीकल डैमेज फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कॉमर्शियल व्हीकल आपने निकाले हैं, ठीक है। मतलब इस व्हीकल डैमेज फैक्टर का यूज़ होता है IS कोड के फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो आप घबराइए मत, बस आपने अभी क्या क्या चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। आपको वो पता होना चाहिए। आपने एक तो एक CPVD निकाला था, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे निकाला था, ग्रोथ रेट आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ निकाली थी, डैट इज़, इसके पहले आपने क्या निकाला था, हाँ, इसके डिज़ाइन लाइफ आपको पता है। अब आपको VDF भी पता चल चुका है, आपको 4 चीज़ें पता चल चुकी हैं, ग्रोथ रेट, डिज़ाइन लाइफ, VDF और CVPD। अब क्या बचता है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बचता है। तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। अब आप हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ वो आप उसको समझिए कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लो कि एक पेमेंट पे मान लो CVPD कॉमर्शियल व्हीकल पर डे मान लो हज़ार पर डे के हिसाब से मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, 1000 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे निकल रहे हैं। तो क्या आप 1000 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे के लिए डिज़ाइन कर दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 1000 कॉमर्शियल व्हीकल क्या एक पॉइंट से निकल रहे हैं? अगर एक पॉइंट से निकलेंगे तो ही फेल्यूर होगा, बट मान लो उसमें से 750 ही एक पॉइंट से निकल रहे हैं, तो क्या वो 750 ही तो अफेक्ट करेंगे उस पॉइंट को, ना कि 1000 व्हीकल अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसी चीज़ का ध्यान रखता है। और कॉमर्शियल व्हीकल पर डे हज़ार कॉमर्शियल व्हीकल पर डे को ना डिज़ाइन कॉमर्शियल व्हीकल मान के अपन क्या करते हैं, उसमें कुछ फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि 1 से कम रहता है, ठीक है। और जो कॉमर्शियल व्हीकल तब इसके बाद मिलता है अपने को, उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, पेमेंट को। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन कि इट इज़ द कम्युलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स सो ऑब्टेन ड्यूरिंग डिज़ाइन लाइफ अबव नीड्स टू बी मॉडिफाइड फॉर डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील लोड, ठीक है ना। मतलब कि जो कॉमर्शियल व्हीकल आपने पता किए हैं पहले स्टेप में, उसमें आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ऑल व्हीकल्स डू नॉट मूव ऑन द सेम पाथ एंड डू नॉट टेक द सेम लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लिखा है कि इसमें हम क्या क्या कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि जो व्हीकल है वो सेम पाथ पे तो चल नहीं रहा है, मतलब सेम पॉइंट से निकल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें इसलिए LDF कंसीडर करना पड़ता है। साथ ही ऑल व्हीकल्स डू नॉट लोड दी रोड एट सेम पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट पे लोड करते नहीं है। दस वी टेक ओनली सर्टेन परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव ट्रैफिक, मतलब कुछ परसेंटेज आप ट्रैफिक का मान के चलते हो एज ए डिज़ाइन लोड, टोटल नहीं मानते, कुछ परसेंटेज मान के चलते हो, ठीक है। IRC रिकमेंड्स फॉर लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब IRC बताता है आपको लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में कि आपको कितना लेके चलना है LDF, ठीक है। तो देखिए, अगर सिंगल लेन रोड है, ठीक है, सिंगल लेन रोड है अगर आपकी, ठीक है, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक आएगा, इस तरफ से भी ट्रैफिक आएगा, ठीक है, और क्या होगा, इस तरफ से भी ट्रैफिक आएगा। तो होता क्या है कि सिंगल लेन रोड के केस में जब आप मतलब कि जो डिज़ाइन लोड कंसीडर करोगे, ठीक है, तो उस केस में आप टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल फ्रॉम बोथ डायरेक्शन को कंसीडर करोगे आप, ठीक है ना। कितने व्हीकल्स को आपको कंसीडर करना है डिज़ाइन के केस में, टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स इन बोथ डायरेक्शन को आपको कंसीडर करके चलना है सिंगल लेन रोड के केस में, ठीक है। मतलब कि हो क्या रहा है, तो इस केस में जो LDF है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। LDF की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आप जितना टोटल ट्रैफिक आ रहा है दोनों उससे क्या बोलते, दोनों डायरेक्शन से आप उतना का उतना कंसीडर कर ले रहे हो, आप उसमें कुछ भी डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हो। तो LDF की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है इस केस में। अब बोल रहा है कि 2 लेन सिंगल कैरिएज वे है और 2 लेन है, मान लो सिंगल कैरिएज वे ये हो गया, ठीक है, और 2 लेन है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है ट्रैफिक, ठीक है,
और एक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो कि 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन लेके चलते हो। मतलब कि इन दोनों डायरेक्शन में कुछ ट्रैफिक जा रहा होगा तो उसको आप ऐड कर दोगे, इस डायरेक्शन की ट्रैफिक को ऐड करोगे, इस डायरेक्शन की ट्रैफिक को, और उसका 50% ही आप एज्यूम करके चलते हो, ठीक है ना। उतने के लिए ही आप उतने ही डिज़ाइन कॉमर्शियल व्हीकल के लिए आप डिज़ाइन करते हो पेमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो LDF की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 0.5 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 0.5 हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव 4 लेन सिंगल कैरिएज वे रोड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 4 लेन हो गया है और सिंगल कैरिएज वे है। 4 लेन सिंगल कैरिएज वे का मतलब है ये, ठीक है। 4 लेन मतलब कि 2 लेन ऐसी हैं जिसमें लोड मतलब कि ट्रैफिक ऐसा जा रहा है, और 2 लेन में क्या हो रहा है, ट्रैफिक ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल लेके चलना है इन बोथ डायरेक्शन। अब देखिए, बोथ डायरेक्शन में एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। इन दोनों में जितना भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनको आप प्लस करोगे और उसमें मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 0.4 का। तो 0.4 क्या हो गया आपका, 0.4 क्या हो गया आपका, LDF हो गया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कहता है IRC कि अगर डुअल कैरिएज वे रोड्स हैं, डुअल कैरिएज वे अगर रोड्स हैं तो उस केस में क्या होता है, देखिए अगर डुअल कैरिएज वे रोड, अगर जो IRC की रिकमेंडेशन है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सिंगल लेन रोड मैंने अभी आपको बताया तो उस केस में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। 2 लेन सिंगल कैरिएज वे के केस में 0.5 हो जाता है, मैंने बताया अभी। 4 लेन सिंगल कैरिएज वे के केस में क्या हो जाता है, 0.4 हो जाता है, ये अभी अपन ने पढ़ा। 4 लेन सिंगल कैरिएज वे के केस में, ठीक है, 0.4, ठीक है। अब जब डुअल कैरिएज वे की बात आती है तो बीच में क्या होता है, ये सारे जो केसेस हैं वो डुअल कैरिएज वे के हैं। डुअल कैरिएज वे के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो है ये बीच में कैरिएज वे है। अब डुअल कैरिएज वे के केस में 2 लेन, ठीक है, डुअल कैरिएज वे 2 लेन रोड, ठीक है। ओके, मतलब डुअल कैरिएज वे है एक, तो एक कैरिएज वे ये हो गया और एक कैरिएज वे ये हो गया, और 2 लेन है। देखो एक लेन ये हो गई, एक लेन ये हो गई, मतलब बोथ साइड क्या होता है, कैरिएज वे के 2 लेन होती हैं। तो उस केस में क्या लेके चलते हो, 0.75 ऑफ मैक्सिमम ऑफ N1 और N2। N1 और N2 क्या है, इस डायरेक्शन में जो ट्रैफिक जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो ट्रैफिक जा रहा है इस वाले साइड, तो वो कितना हो गया, N1 हो गया मान लो, ठीक है। और इस वाले डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक जा रहा है, N2 जा रहा है, और बीच में क्या है, कैरिएज वे है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो N1 और N2 में से जो भी मैक्सिमम आता है, ठीक है ना, उसको अपन यहाँ पे लेते हैं और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 का। तो उसके लिए उतने कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अपन लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ 0.75 क्या हो गया आपका, LDF हो गया। अब देखिए डुअल कैरिएज वे 3 लेन, अगर आप यहाँ पे एक और लेन बढ़ा दोगे, ठीक है, एक और लेन बढ़ा दोगे दोनों साइड, मतलब कैरिएज वे के एक साइड, इस साइड भी और इस साइड भी एक एक लेन और बढ़ा दी, तो यहाँ पे भी 3 लेन हो गई और यहाँ पे भी 3 लेन हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाता है LDF, ठीक है। साथ ही डुअल कैरिएज वे 4 लेन, अगर कैरिएज वे के इस साइड भी 4 लेन है और कैरिएज वे के इस साइड भी 4 लेन है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो LDF होता है वो 0.45 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तो वही रहता है मैक्सिमम ऑफ N1 और N2, मतलब N1 इस डायरेक्शन में जितना ट्रैफिक जा रहा है और N2 इस डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक जा रहा है, इन दोनों का मैक्सिमम। ओके, सो LDF ख़त्म होता है अपना। अब जो लास्ट मतलब कि आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो डिज़ाइन ट्रैफिक का जो फॉर्मूला दिया है IRC ने वो ये दिया है, ठीक है, डिज़ाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करने का। ए क्या है, CVPD, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, ठीक है। डी क्या है आपका, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। एफ क्या है, व्हीकल डैमेज फैक्टर, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 चीज़ें आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 चीज़ों आपको 5 चीज़ें आपने कैलकुलेट करी थी, ठीक है ना। आर आपने ग्रोथ रेट भी डिटरमाइन किया था, ठीक है ना। एन जो आपने डिज़ाइन लाइफ जो आपने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। पांचों चीज़ों का यूज़ हो रहा है आपका क्या निकालने के लिए, कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल टू बी केटर्ड फॉर इन द डिज़ाइन इन टर्म ऑफ MSA, ठीक है। मतलब कि जो कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स हैं, ठीक है ना, जो
वो कितने मतलब कि डिज़ाइन लाइफ में, मतलब पेमेंट की डिज़ाइन लाइफ में कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल गुजर सकते हैं, ठीक है ना, कितने के लिए आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है ना, पेमेंट को, ये वो चीज़ है। एम से क्या हो जाता है, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, ठीक है। बाकी चीज़ आप कैलकुलेट कर चुके। ए CVPD होता है, आपको पता है। डी लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, व्हीकल डैमेज फैक्टर, एन क्या होता है, डिज़ाइन लाइफ इन ईयर्स होता है, और आर क्या होता है, ग्रोथ रेट होती है, जो कि आप 5% मान के चलते हो, आपको पता है, ठीक है। ए कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला पता ही क्या होता है, P1+R⁴X। ए पी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल एज पर लास्ट काउंट, ये बता चुका हूँ जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द लास्ट काउंट एंड द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, या लास्ट काउंट आप क्या कर सकते हो, या जब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने ए कैलकुलेट कर लिया, सारी चीज़ें आपको मिल गई हों। यहाँ से आपको नंबर ऑफ कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल टू बी केटर्ड फॉर इन डिज़ाइन लाइफ मिल जाता है, ठीक है। यही आपका मेन होता है, ठीक है। अब आपको क्या है कि एम से मिल चुका है, मतलब एन आपको अब मिल चुका है। तो एन मिलने पर, ठीक है, एन जब आपको मिल जाता है और CBR ऑफ सबग्रेड जब मिल जाती है, ठीक है, CBR ऑफ सबग्रेड जब मिल जाती है, दो चीज़ें मिलने पे क्या होता है कि एक चार्ट गिवन है IRC 2012 में, IRC 37 2012 में, CBR ऑफ सबग्रेड और MSA, नंबर ऑफ कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल के बीच में चार्ट गिवन है, जिससे आप क्या करते हो, पेमेंट ऑफ थिकनेस को निकालते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होती है।